वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से पूरे साल के लिए 149 में। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सुपर कंप्यूटर के बारे में। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और सैमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। देखिए, सैमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। करेक्ट है दूसरा वाला, पहला वाला भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, दोनों के दोनों सही हो गए। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए, सुपर कंप्यूटर जो है आणविक मॉडलिंग, जलवायु अनुसंधान, क्वांटम यांत्रिकी जैसे विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में कंप्यूटेशनल रूप से गहन कार्यों को निष्पादित करने हेतु उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता वाली एक प्रणाली है। सैमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और यह है पैरेलल प्रोसेसिंग के उपयोग के कारण ही एक समय में कई ऑपरेशन करता है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर उनसे संबंधित संस्थान का युग्म गलत है। यह सुपर कंप्यूटर, यह संस्थान। परम सिद्धि एआई को आईआईटी हैदराबाद, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर ने बनाया, परम हिमालय को आईआईटी मंडी ने बनाया, एचपी अपोलो 6500 को आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया। देखिए, परम हिमालय आईआईटी मंडी हिमाचल, ये तो ठीक है। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर ने, परम सिद्धि एआई को आईआईटी हैदराबाद ने, और एचपी अपोलो 6500 को बनाया है आईआईटी दिल्ली ने, ना कि गुवाहाटी ने। ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत के पास 23 सुपर कंप्यूटर हैं। इन शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है जो अल्ट्रा हाई स्पीड गणना पर निर्भर करते हैं। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे, भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में है सर्वोच्च। सुपर कंप्यूटर उनसे संबंधित संस्थान, यह है सुपर कंप्यूटर, यह है संस्थान। परम सिद्धि एआई को बनाया है किसने। आईआईटी हैदराबाद ने। परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर ने, परम हिमालय को आईआईटी मंडी ने, एचपी अपोलो 6500 को आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने बनाया है। मिहिर सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा ने बनाया है। परम गंगा को आईआईटी रुड़की ने बनाया है। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में, आईआईटी मंडी हिमाचल। मॉडेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एनालॉग सिग्नल और डिजिटल बिट्स के बीच रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को संदर्भित करता है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डेमोलेटर है। मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर, बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, मॉडेम इसका मतलब है मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। यह एनालॉग सिग्नल और डिजिटल बिट्स के बीच रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को संदर्भित करता है। प्रेषक यानी सेंडर के लिए मॉडेम एक मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। रिसीवर के लिए मॉडेम एक डेमोडुलेटर के रूप में कार्य करता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रेषक यानी सेंडर के लिए मॉडेम मॉड्यूलेटर के रूप में काम कर रहा है और रिसीवर के लिए मॉडेम डेमोडुलेटर के रूप में काम कर रहा है। स्टेटमेंट बना के ऊपर नीचे करके इसको प्रश्न बन सकता है। कार्ट टी सेल थेरेपी संबंधित है कैंसर से, गर्भपात से, जीन उपचार से, इनमें से कोई नहीं। कार्ट टी सेल थेरेपी का संबंध है कैंसर से, ए है इसका आंसर। देखिए, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, यह प्रयोगशाला में संपादन करके कैंसर से लड़ने के लिए टी सेल नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्राप्त करने का एक तरीका है। तो ये करेक्ट हो गया।
कार्टी सेल थेरेपी मरीज की अपनी कोशिकाओं का उपयोग करती है। इन्हें टी सेल को सक्रिय करने एवं ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है और उसे ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है। कार्टी सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर और लिम्फोमा लसिका तंत्र से उत्पन्न होने वाला कैंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बने होते हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, सभी के। डी है इसका आंसर। देखिए कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। स्रोत अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, पास्ता, ब्रेड, फल, आलू, चीनी युक्त खाद्य पदार्थ आदि में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब कौन से मोनोसेकेराइड, कौन से डाइसेकेराइड, कौन से पॉलीसेकेराइड, इसमें अंदर से एग्जाम्पल से भी प्रश्न बन जाते हैं। मोनोसेकेराइड यानी वे एक कीटोन इकाई से बने सरल शर्करा हैं। शर्करा यानी शुगर हो गया इंग्लिश में। ठीक है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड या डीसेकेराइड लिखा है यहाँ पर, एक ही बात है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज जो हैं वो डाइसेकेराइड हैं। वे दो शर्करा अणुओं के एक साथ बंधे होने से बनते हैं। अब तीसरे बच गए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, बहुत पूछा गया एग्जाम में, सेलुलोज और स्टार्च। पॉलीसेकेराइड वे एक साथ बंधे 3 या अधिक शर्करा अणुओं से बने होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शर्करा में ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा और आमतौर पर फलों में पाई जाती है, सब पढ़ा होगा स्कूल में आपने। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, यह आमतौर पर जौ के दानों में पाया जाता है। सुक्रोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए शर्करा में ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, ठीक है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, ये भी ठीक है, आमतौर पर फलों में पाई जाती है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, यह आमतौर पर जौ के दानों में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। सुक्रोज एक पॉलीसेकेराइड है, ये गलत है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड तो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, और सुक्रोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, अधिक नहीं होता। तो डी वाला गलत है यहाँ पर, वही आंसर है, डी सही नहीं है। शर्करा यानी शुगर, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि शामिल है। ग्लूकोज यानी C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। यह षटकोण के आकार की एक प्रकार की हेक्सोस शर्करा है। यह कोशिका में तत्काल ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा के उत्पादन के साथ CO2 और H2O में खंडित हो जाता है। ठीक है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के साथ CO2 और H2O में खंडित हो जाता है। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है, फलों में पाई जाती है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, एक अणु जो दो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। ठीक है, सुक्रोज तेजी से पच जाता है लेकिन इसमें फ्रक्टोज की मात्रा के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम होता है, जिसका रक्त ग्लूकोज पर न्यूनतम प्रभाव होता है। तो डी उत्तर होगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड हैं। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना एक डाइसेकेराइड है। लैक्टोज दूध में लगभग 2 से 8% होता है, यानी वजन के अनुसार। जो माल्टोज है वो एक डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज की 2 इकाइयों से बनता है। यह आमतौर पर जौ के दानों में पाया जाता है, यानी सी वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से हो जाता है। ठीक है, थाना सी में स्टेटमेंट माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जो आमतौर पर जौ के दानों में, और जो सुक्रोज है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है।
सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। अल्जाइमर रोग संबंधित है किससे? मस्तिष्क से, रक्त से, हृदय यानी हार्ट से, वृक्क यानी किडनी से। मस्तिष्क से संबंधित है ब्रेन से। देखिए, अल्जाइमर रोग यह प्रगतिशील विकार है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं। इस बीमारी का कोई उचित इलाज और उपचार नहीं है, हालांकि दवाएं लक्षणों में सुधार कर सकती हैं। पौधे से प्राप्त प्रोटीन को प्रथम श्रेणी के प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन, तृतीय श्रेणी के प्रोटीन, चतुर्थ श्रेणी के प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, जो जानवरों से प्राप्त प्रोटीन है वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन, और पौधों से प्राप्त प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन है। तो बी है इसका आंसर। प्रोटीन जो होते हैं ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं, और कभी कभी उनमें सल्फर भी हो सकता है। ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए शरीर को इनकी आवश्यकता होती है प्रोटीन की। यह कोशिका झिल्ली के घटक हैं जिनका उपयोग एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सबसे सरल संभव प्रोटीन एक अमीनो एसिड है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंधन द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। देखिए, मानव शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें से 12 शरीर द्वारा स्वयं संश्लेषित होते हैं जबकि 8 भोजन से प्राप्त होते हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। पौधों से प्राप्त प्रोटीन को द्वितीय श्रेणी प्रोटीन कहा जाता है। जानवरों के प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि वे सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं जिनमें वे भी शामिल हैं जो शरीर नहीं बना सकता। तो विकल्प भी करेक्ट हो गया। ठीक है। प्रोटीन के सबसे आम स्रोत अंडे, दूध, मांस, मछली, मेवे आदि। प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाते हैं, मेरिस्मस रोग हो जाता है और क्वाशी और कोर रोग हो जाता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, खनिज यानी मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन बी 12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट खनिज आवश्यक है। तांबा जो है मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। खनिज यानी मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ है, ना कि कार्बनिक। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। विटामिन बी 12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट खनिज की आवश्यकता होती है। कई बार प्रश्न बना एग्जाम्स में। तांबा नहीं बल्कि मैग्नीज मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। केवल दूसरा वाला ही सही है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीज नहीं। देखिए, खनिज यानी मिनरल हमारे शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ हैं, लेकिन इन्हें शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता और इन्हें खनिज युक्त खाद्य पदार्थों से भरपूर पौष्टिक आहार का उपयोग करके प्राप्त करना पड़ता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, तांबा, कोबाल्ट और जिंक। देखिए, मैग्नीशियम यह मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य स्रोत सब्जियां हैं। तांबा यह हीमोग्लोबिन और हड्डियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनों के संवाहक के रूप में आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मछली, अनाज आदि। कोबाल्ट विटामिन बी 12 और लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट के मुख्य स्रोत मांस, मछली, पानी आदि। जिंक की बात करें, जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट खनिज है और प्रतिरक्षा एवं घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण है। यह यौन विकास तथा प्रजनन, स्वस्थ आंखों व यकृत की क्रियाशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य स्रोत है यकृत और मछली। क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य है। देखिए, भारत तो टीबी उन्मूलन कर देगा 2025 तक, यानी इस साल तक। मतलब ये भारत का लक्ष्य है, और जो वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। डी है इसका आंसर। तो टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में क्षय रोग भी इसको बोलते हैं। इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है, जबकि टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य जो है वो वर्ष 2030 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी, यानी मिड डे मील। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल किया गया था। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो पहला वाला करेक्ट है। और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील इसे वर्ष 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, दूसरा वाला भी सही है। यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्षय रोग यानी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1982 में टीबी फैलाने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। क्षय रोग एक वायुजनित संक्रमण है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1882 में, नाम याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा, टीबी फैलाने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम है फेफड़े, ठीक है, लिम्फ नोड, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क, और फुसफुस, ठीक है, यानी फेफड़ों के चारों ऊपरी जो परत होती है। टीबी एक वायुजनित संक्रमण है जो संक्रमित के निकट संपर्क से, विशेषकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में फैलता है। 13वां प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एकीकृत बाल विकास योजना 1995 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में दूसरा वाला सही है, 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं। लेकिन 1995 नहीं, उससे पहले की योजना है, ये गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट के बाद दूसरा वाला ही सही है। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 1975 में लॉन्च किया गया था इसको, पहला गलत है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित है ये, ठीक है, और केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाले बताएं, ठीक है। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है योजना। कौन कौन से हैं? पूरक पोषण, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा दूसरा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तीसरा, रोग प्रतिरक्षण चौथा, स्वास्थ्य जांच पांचवा, परामर्श सेवाएं छठा। ईसीजी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की असमानताओं का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क की खराबी का पता लगाने के लिए, संपूर्ण शरीर में किसी भी असमानता का पता लगाने के लिए, या हृदय की अनियमितता का पता लगाने के लिए, बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की असमानताओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। एक होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो होता है मस्तिष्क से संबंधित, ईईजी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी का उपयोग हृदय की असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, एक करेक्ट है। मस्तिष्क की खराबी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण शरीर में किसी भी असमानता का पता लगाने के लिए चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न एडेड थे इसमें, ये बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे। यकृत यानी लिवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर या यकृत। यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है। यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन दोनों के रूप में काम करती है, लिवर है, यकृत है। पाचन तंत्र का तो हिस्सा है ये, तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको हटा दो, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर।
ये पेट के दाईं ओर स्थित होती है और यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। यह अमोनिया और यूरिया का उत्पादन करती है, रक्त को फिल्टर भी करती है। शरीर का सबसे बड़ा चयापचय अंग है, यानी मेटाबॉलिक ऑर्गन है लिवर, और पाचन तंत्र का हिस्सा है बिल्कुल। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैच वैच करने के लिए पूछ ले तो। और हेपेटाइटिस जो है एक विषाणु जनित बीमारी है जो लिवर यानी यकृत को प्रभावित करती है। सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न थे इनके इंपॉर्टेंट, ये आर ओ के लिए। साइंस का टेस्ट था मेनली। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, 149 में करंटली ऑफर है पूरे साल के लिए।